हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिट। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की बुक दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जो ये वीडियो है वो पिछली वीडियो का आगे कंटिन्यूटी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर वो देखें। सो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, मतलब कि अलग अलग तरीके सैम्पलिंग करने के। सैम्पल एज कलेक्शन ऑफ डाटा का एक टाइप है। तो इसमें 6 आपके टाइप्स हैं। फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है पर्पसिव सैम्पलिंग, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फिफ्थ इज कोटा सैम्पलिंग एंड सिक्स इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो हम इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। यानी कि रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर आइटम को यूनिवर्स के इक्वल चांस है, फेयर चांस मिलता है कि वो एज अ सैम्पल सिलेक्ट हो सके। यूनिवर्स मतलब कि टोटल आइटम्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं। इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं। लॉटरी मेथड, इसके अंदर क्या होती है, पेपर स्लिप्स के ऊपर हम डाटा लिख देते हैं और फिर हम उसे किसी बॉक्स में बाउल में शफल कर देते हैं। फिर जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटर हैं वो उसे निकालते हैं बाउल में से स्लिप्स को, और जो जो हमारे पास सैंपल आते हैं उसको हम ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसके अंदर क्या होता है, हर जो स्टैटिस्टिकन है हमारे पास उनके अलग अलग सबने टेबल बनाए हैं, उनके अपने अपने टेबल दिए हुए हैं। तो बहुत सारे टेबल हैं पर जो मोस्ट पॉपुलर यूज़ होता है वो है टिपैट टेबल। ये अभी आगे आएगा जब आप हायर क्लासेस में कभी इकोनॉमिक्स करोगे, मास्टर्स बैचलर्स जो भी आप करोगे, तो फिर आपको उसमें पता लगेगा कि ये क्या होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। बस आपने इतना याद रखना है कि रैंडम सैम्पलिंग के ही हैं दोनों मेथड। लॉटरी मेथड तो बहुत आसान है, और रैंडम नंबर्स। उसके बाद मेरिट्स, जो ये मेथड है ये फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास है इन्वेस्टिगेटर से। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को पता ही नहीं होता कि उसके हाथ में कौन सा डाटा आ जाएगा। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर आइटम के पास एक इक्वल चांस होता है कि वो एज अ सैम्पल सिलेक्ट हो सके। जो यूनिवर्स है वो फेयरली रिप्रेजेंट होता है सैम्पल के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर यूनिवर्स के अंदर जितने भी आइटम होते हैं रैंडम सैम्पलिंग में वो होमोजीनियस होते हैं। सिंपल मेथड है बहुत ज़्यादा। डीमेरिट्स, अगर हमारे डाटा हेट्रोजीनियस हो तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट आइटम्स को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं गारंटी करता है। उसके बाद आता है कि अगर कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं तो लॉटरी मेथड के अंदर या फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के अंदर वो छूट सकते हैं, वो सैम्पल में नहीं आ सकते। तो ये कुछ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि जब हम पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है सैम्पल को जो उसके ओपिनियन में बेस्ट है। मतलब कि उसको जो लगता है कि ये सबसे सही है, सब यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले जो दिमाग में हमारे स्ट्रक होता है नाम वो है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो वो उसे ही सिलेक्ट करेगा, और किसी को करे ना करे पर टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ज़रूर सिलेक्ट करेगा। तो इसके जो मेरिट्स हैं, फ्लेक्सिबल है, मतलब कि हम उन आइटम्स को ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस हो। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो टाटा की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम उसे अपने डेलिबरेटली इंक्लूड कर सकते हैं अपने सैंपल में। हम चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो हमारे पर्पस ऑफ स्टडी से बिल्कुल मैच करते हैं, क्योंकि हमें पता है पर्पस ऑफ स्टडी हमारा क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, और हम उसमें सबसे पहले किसको ले रहे हैं, टाटा को ले रहे हैं। तो जो हमारा आइटम है सिलेक्शन का और वो हमारे जो सैंपल्स हैं उनके साथ मैच करते हैं। सिंपल टेक्निक है। डीमेरिट्स की पर्सनल बायस का इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब कि क्या होता है कि जो पर्सनल बायस है, हम इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप ही सिलेक्ट करने होते हैं, इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप सिलेक्ट करने होते हैं आइटम्स। तो वो अब उसका अपना मर्जी है, जो मर्जी करे, चाहे वो अपने फ़ायदे के लिए सिलेक्ट करे। उसके बाद क्या है, जब पर्सनल बायस है तो उससे क्या होता है, जो हमारे रिलायबिलिटी है रिजल्ट्स की वो भी डाउटफुल हो जाती है। अब जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करूँ अगर इंडिया में, अगर हम सिर्फ टाटा को देखें तो उनका तो ग्रोथ ही अलग लेवल पे चली जाएगी, पर सबकी तो इतनी ग्रोथ नहीं है। इसलिए ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं इनको डाउटफुल बना लेती है।
नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है, population is divided into different strata having different characteristics and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented। मतलब कि जब हम पॉपुलेशन है हमारी दी हुई, हम उसको जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पॉपुलेशन को उसे अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि हमने पहले एक लाइन लिखी, उसके अंदर जो डाटा है वो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, फिर उसके बाद सेकंड लाइन उसके अंदर अलग, उस तीसरे में अलग, चौथे में अलग, तो ऐसे ऐसे, और फिर हम हर रो में से, हर लाइन में से कुछ हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैम्पल। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इसकी मेरिट्स क्या हैं कि यही है कि जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन के उनको कवर करता है। ये मेथड बहुत यूज़फुल है अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हो। उसके बाद क्या होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब कि अलग अलग हमने जब डिफरेंट उसमें स्टार्टा में बांट दिया तो हम उनके बीच में कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। और जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है सबसे ज़्यादा रिलायबल और मीनिंगफुल रिजल्ट्स देता है। डीमेरिट्स, दिस मेथड इज़ सूटेबल ओनली व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें कितने टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी अलग है और किसकी एक जैसी हैं। अगर हमें ये नॉलेज नहीं है फिर हमारा जो हमने स्टार्टा में उसे डिवाइड करा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन के टाइम पर क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि उसने अलग अलग ना करके ऐसा कर दिया कि भाई एक स्टार्टा में उसने बिल्कुल ही अलग डाल दिए, फिर अलग में उसके अंदर एक जैसे ना डाल के वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के डाल दिए। तो उसका अपना जब पर्सनल ब्यास इसके अंदर आराम से आ सकता है एट द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर क्या है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पहले ही कम है, हमारा जो पॉपुलेशन का साइज़ है बहुत छोटा है, तो हम उसे और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, नहीं फिर हमारी जो स्टडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है, यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम। मतलब कि डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन की, हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, जोग्राफी कैसे भी उनको अरेंज कर लेते हैं और फिर हर nth आइटम को नंबर्ड आइटम में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं हम सैम्पल आइटम। इसको मैं समझाती हूँ, जैसे कि 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर, हमने बोला है कि 10 बच्चे सिलेक्ट करो। हमने 100 को 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स के साथ उन्हें खड़ा कर दिया। मैं पहली जो सिलेक्शन करूँगी वो बिल्कुल ब्लाइंड होगी। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया 5, तो जो मेरी नेक्स्ट सिलेक्शन होगी, 5 मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट मैंने 5 छोड़े, तो मैं अब फिर 5 छोड़ूंगी, 10, फिर उसके बाद 15, 20, ऐसे ऐसे करते हुए 10 बच्चे मैं सिलेक्ट कर लूँगी। तो मतलब कि पहली जो सिलेक्शन होगी वो बिल्कुल ब्लाइंड होगी, मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिर उसके बाद जो अगली सिलेक्शन होगी वो उन बच्चों, जितने बच्चे मैंने पहले छोड़े हैं उनको आगे और छोड़ के उससे अगला बच्चा सिलेक्ट करूँगी। तो ये होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मेरिट, सिंपल मेथड है, आसानी से सैंपल ले सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती पर्सनल ब्यास की, क्योंकि पहली सिलेक्शन ब्लाइंड है तो उसके बाद तो फिर अपने आप ही सिलेक्ट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम जोड़ते चले जाएंगे और वो बच्चे हम जो सैंपल्स हैं वो सिलेक्ट होते चले जाएंगे। डीमेरिट, हर आइटम को पॉपुलेशन के इक्वल चांस नहीं मिलता सिलेक्ट होने का। उसके बाद क्या है, अगर हमारे पॉपुलेशन में सारे आइटम होमोजीनियस हैं तो फिर ये कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं हो जाता इस मेथड को यूज़ करने का। अगर एक जैसे हैं सारे आइटम तो चाहे मैं 100 में से पहले 10 कर दूँ, लास्ट के 10 कर दूँ, बीच के 10 कर दूँ, तो ये फिर वो गलत हो जाएगा। तो ये कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं देता। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। इस मेथड में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे वैसे हमने पॉपुलेशन को बांट दिया अलग अलग ग्रुप के अंदर। जैसे हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या फिर मिक्स सैम्पलिंग में बांटा था, वैसे ही कोटा सैम्पलिंग में करते हैं। पर आगे जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि हर परसेंटेज है जो डिफरेंट ग्रुप का टोटल पॉपुलेशन में फिक्स्ड है। मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक के इतने ही परसेंटेज के डाटा हम कलेक्ट करेंगे एक पॉपुलेशन के अंदर, वो फिक्स्ड है। उसके बाद कोटा भी फिक्स है आगे आइटम्स का, जो हमने सैम्पल आइटम्स को लेना है। मतलब कि अगर हम बात करें बॉयज़ और गर्ल्स की, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि बॉयज़ हमने 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हमने ले रखी हैं हमारे पास, पर उनका कोटा सिलेक्ट है कि मतलब कि हमने 10% लड़कियाँ लेनी है सैंपल लेने हैं और 5% लड़के लेने हैं। तो मतलब कोटा इसके अंदर फिक्स्ड होता है कि हमने कितना सैंपल कौन से ग्रुप से लेना है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इसकी मेरिट यही है कि लेस एक्सपेंसिव होता है। पर जो इसकी डीमेरिट है वो है पर्सनल ब्यास। मतलब कि जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं आइटम्स को
कोटा के लिए तो हमारा पर्सनल ब्याज है, जैसे कि मैंने बोला गर्ल्स को 10% कोटा दे दिया, तो यहाँ पर ब्याज थोड़ा सा आ जाता है इन्वेस्टिगेटर्स का। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है, सैम्पलिंग इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे की जाती है जो उसके कन्वीनियंस को सूट करे। एग्जाम्पल के लिए हमने सैम्पल तैयार करना है टीचर्स का, पर हम उनसे मिलते नहीं हैं, हम प्रोस्पेक्टस देख के जी भाई ये टीचर सिलेक्ट करो, हमारी कन्वीनियंस है, हमने जाना ही नहीं है वहाँ तक, कॉलेज तक या फिर स्कूल तक टीचर से मिलने, हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोस्पेक्टस देख के टीचर सिलेक्ट कर लिए, तो ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सबसे ज़्यादा सिंपल, लीस्ट एक्सपेंसिव है, पर सबसे बकवास रिजल्ट, अनसाइंटिफिक, अनरिलायबल रिजल्ट्स इसी में मिलता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग के, क्योंकि हमने मिलना है नहीं किसी से, प्रोस्पेक्टस देखा जी हम ये सिलेक्ट कर लो, हमें क्या पता उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, नहीं, प्रोस्पेक्टस में हमें जो ठीक लगा, वो जो हमारी कन्वीनियंस को सूट करा, हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।